कैलाश है शैलचित्र, ठीक है। और उसके साथ में पाषाण काल चल रहा था, और पाषाण काल में कौन सा? पुरापाषाण। पुरापाषाण देख रहे थे ना, उसमें स्थानों के बारे में चर्चा कर रहे थे हम कि मध्य प्रदेश में वो कौन कौन से स्थान है जिनका संबंध पुरापाषाण काल से है, ठीक है। तो पहला कौन सा दिखा था? कौन सा? हथौड़ा, हथनौर। क्या मिला था वहां से? मानव की खोपड़ी। किस किस को मिली थी? सबको? अरुण सोनकिया, ठीक है। कितनी पुरानी मिली थी? कितनी पुरानी? बहुत पुरानी। कितनी पुरानी थी? बहुत पुरानी थी, ठीक है। इसलिए उसको क्या कह दिया? ठीक है, बहुत पुरानी थी। और भारत में जितने भी मानव अवशेष जो मिले हैं उनमें सबसे प्राचीन थी। ऑनलाइन है? ऑडिबल है? आई थिंक नहीं है, देखो चेक करो, सही चल रहा है? शुरू करें? ठीक है। हाँ, कुछ बोले हो? तो कहाँ थे? मानव की खोपड़ी मिली थी, ठीक है, और जो कि भारत में मिले मानव अवशेषों में सबसे प्राचीन थी, ठीक है। तो इसलिए उस खोपड़ी के बाद में जो वहां पर अवशेष मिले, उस अवशेष को नाम दिया गया नर्मदा मानव। कौन सा मानव? नर्मदा मानव, क्योंकि किस नदी के किनारे मिला था? हथनौरा अगर जगह की लोकेशन देखेंगे तो जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट से जो नर्मदा नदी निकलती है, उस नर्मदा के तट पर थोड़ी ही दूरी पर यह स्थान खोजा गया, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया? नर्मदा मानव। अब कुछ नदी घाटियां पढ़ी थी हमने, ठीक है, प्रश्न कल टेबल बताई थी एक, उसको रिकॉल करते हैं। एक मिनट, प्रश्न मैं करूंगा, आंसर देना है आपको, ठीक है। सबसे पहले कौन सी नदी थी? नर्मदा। कितने लोगों ने सर्वेक्षण किया? 3। पहले कौन? HD सांकलिया, दूसरे मैक्राउन, तीसरे RB जोशी, ठीक है। दूसरी कौन सी घाटी थी? चंबल। आप नहीं आए थे घर, ठीक है। दूसरी कौन सी घाटी थी? चंबल। किसने किया? VS वाकड़कर। एंड थर्ड सोन, सोन, ठीक है, किसने किया? निसार अहमद। ग्वालियर? हाँ, भूल गए? BB लाल। मंडला? शुपेकर, ठीक है। मंडला मतलब जो जोहिला, ठीक है, या नर्मदा से लगा हुआ अनूपपुर वाला मंडला वाला एरिया, उसके साथ में सोन वाला एरिया, यहां पर शुपेकर और निसार अहमद दोनों ने काम किया। क्लियर है? तो आगे बढ़े। हाँ, वो रीवा तुम लोग खुद देख लो उसको। ठीक है, कहा? हथनौरा देख लिया था ना? ठीक है। अगली जो जगह है, स्थान का नाम है भीम बेटिका। भीम बेटिका किस काल की जगह होगी ये? पुरापाषाण ही पढ़ रहे हैं तो उसी के अंतर्गत आएगी। क्लियर? ध्यान से देखते जाना। भीम बेटिका की बात करें तो कौन सा स्थल है? पुरापाषाण कालीन स्थल है, और काफी प्राचीन है ये, पुरापाषाण कालीन है। तो अब इसकी लोकेशन, लोकेशन अगर पूछता है तो अब्दुल्लागंज
तहसील है जो कि रायसेन जिले में आती है। कौन से जिले में आती है? रायसेन। गलती से भी भोपाल मत कराना। क्लियर? भीमबेटका जिला पूछ ले तो रायसेन, अगर प्रॉपर तहसील का नाम पूछ ले तो कौन सी तहसील में आएगी? अब्दुल्लागंज। 1957 में V.S. वाकड़कर, नाम सुना है इनका? कब सुना है? अभी सुना है, कल भी सुना था। ठीक है, तो कौन? V.S. वाकड़कर। इनका पूरा नाम था विष्णु श्रीधर वाकड़कर। क्लियर है? तो V.S. वाकड़कर ने इस स्थान की खोज की जहां पर क्या मिले हैं? बहुत सारे शैल चित्र मिले हैं। समझ में आया? बहुत सारी चट्टानों पर उस समय के मानव द्वारा बनाए गए अलग अलग प्रकार की कलाकृतियां मिली। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? तो जगह का क्या नाम होगा? भीमबेटका। ठीक है, जगह का क्या नाम होगा? भीमबेटका। ठीक है, कौन सा स्थल होगा? पूरा पाषाण। क्या ये लोकेशन पूछ ले तो? अब्दुल्लागंज तहसील, रायसेन जिला। और कब हुई खोज? 1957। और किसने की? V.S. वाकड़कर। अब थोड़ा याद रखना, ज्यादा डीपली अगर वो पूछेगा तो लोकेशन ना पूछ करके आपसे पर्वत श्रृंखला पूछ सकता है। समझ में आया कि किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जो है भीमबेटका आता है या अवस्थित है? तो कौन सी होगी? विंध्याचल। ध्यान रखना, कौन सी पर्वत श्रृंखला होगी? विंध्याचल। क्लियर है? आगे बढ़े। दूसरा क्या? तीसरा स्थान होगा। ठीक है, तीसरा ही है ना। पहला हथनोरा हो गया, दूसरा भीमबेटका, थर्ड आएगा भूतरा। तीसरा पुरा पाषाण कालीन स्थल का नाम है भूतरा, और ये आता है नरसिंहपुर जिले में। कौन सा जिला होगा? नरसिंहपुर जिला। क्लियर है? फोर्थ जो जगह है उसका नाम है हमारा आदमगढ़। कौन सी जगह होगी? आदमगढ़। ठीक है, होशंगाबाद। आदमगढ़ कहां पर है? होशंगाबाद। ध्यान रखना, ये आदमगढ़ का संबंध पुरा पाषाण काल से भी है, और इसके बाद में जब हम मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे तब भी आदमगढ़ का संबंध होगा। क्लियर? तो जगह जरूरत नहीं है कि एक जगह एक ही काल से संबंधित हो। आदमगढ़ कहां पर है? होशंगाबाद। होशंगाबाद। कोई डाउट? आगे बढ़े। क्लियर? कितने स्थान देखे अभी तक? कौन कौन से? हथनोरा, भीमबेटका, भूतरा और, ठीक है, भूतरा। ठीक है, क्या बोला तूने? भूत बाया? हाँ हाँ, नरसिंहपुर जिला है ना। हाँ क्या? अरे तो नरसिंहपुर का नाम नहीं सुना तुमने? हाँ, जबलपुर संभाग पढ़ाया था तो नरसिंहपुर नहीं पढ़ाया था? दमोह, सागर, नरसिंहपुर। क्लियर? बताएंगे अभी। कहाँ पढ़ा दिया था? तुम लोग बीच में बुला देते हो। ठीक है, अब चार स्थान वो। अब इसके बाद में ध्यान रखना, जब भी पुरा पाषाण काल की बात होगी तो नदी घाटियां सामने निकल करके आएंगी। समझ में आया कि नहीं? नदी घाटियां सामने निकल करके आएंगी। उनमें से पहली जो नदी घाटी होगी, नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी क्या है? किसका? एक एक सेकंड साइलेंट रहना। किसका मोबाइल बजा? किसका बजा था? वो तुम्हारी इमरजेंसी इमरजेंसी कॉल थी बेटा। मेरी अगर इमरजेंसी कॉल हो गई ना तो दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है, गलती से हुई है, हाँ तो माफ कर देते हैं। ठीक है, इसलिए साइलेंट रखना आप उसको गेट को लगा के आओ पीछे से। तो पहली नदी घाटी कौन सी थी? नर्मदा नदी घाटी, सोन नदी घाटी, बेतवा नदी घाटी, एंड चंबल नदी घाटी। इन चारों नदी घाटियों का संबंध भी किससे है?
पुरापाषाण काल से। तो 4 हमारे मुख्य नदी घाटी क्षेत्र, उसके साथ में जो प्रॉपर 4 स्थान पड़े हैं, उनका संबंध है हमारा किससे? पुरापाषाण काल से। क्लियर है? कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट कैटेगरी बनाई थी हमने, मध्य पाषाण काल। कौन सा? मध्य पाषाण काल। अगर मध्य पाषाण काल की बात करें तो एक स्थान निकल कर आता है प्रमुख रूप से, इसी को आपको ध्यान में रखना है, उसका नाम है आदमगढ़। कौन सा गढ़? आदमगढ़। कहां पर होगा? अभी देखा है कि नहीं देखा? होशंगाबाद में यह स्थित है। अब ध्यान से सुनना है इसके बारे में। जब आदमगढ़ की खोज की गई या इस स्थान को खोजा गया, यहां पर 2 एविडेंस मिले, 2 साक्ष्य प्रमुख रूप से मिले। एक तो किसका मिला? मानव। ठीक है, मानव, और उसके साथ में, ठीक है, ये 2 साक्ष्य मिले, मानव और उसके साथ में कुत्ता। ठीक है, और ये दोनों को एक साथ में क्या किया गया था? दफनाया गया था। मानव और कुत्ते के साथ एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि इस काल का जो मानव था, मतलब मध्य पाषाण काल का जो मानव था, वो कैसा था? पशुपालक था। समझ में आया कि नहीं? पशुपालक होगा, या किसी न किसी रूप में उस मानव का, जिसके कुत्ते के जो साक्ष्य मिले हुए हैं, वो क्या होगा? उससे संबंध होगा, पशुपालक होगा, या फिर उसको पाल के रखा होगा एक ही मानव ने, या उनके समूह द्वारा, कुछ भी हो, लेकिन कह सकते हैं कि जब मानव मध्य पाषाण काल में आ चुका था, तो वो कैसा हो गया था? पशुपालक। तो प्रश्न ऐसे पूछेगा कि पशुपालक या मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य किस काल से हमें प्राप्त होते हैं? तो उत्तर क्या होगा? क्या उत्तर होगा? मध्य पाषाण काल। क्या पूरा पाषाण काल आंसर होगा? नहीं। क्लियर है? नोट डाउन करो। क्लियर? इसके साथ आदमगढ़ के बाद रतलाम, इंदौर, सागर, रीवा, गुना आदि स्थानों से भी हमें मध्य पाषाण काल के साक्ष्य देखने मिले। आदमगढ़ के अलावा कौन कौन सी जगह होंगी? ठीक है, रतलाम, इंदौर, सागर, रीवा, गुना आदि स्थानों पर भी हमें मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहीं ना कहीं देखने को मिले। क्लियर है? अगला आता है नव पाषाण काल। लास्ट कैटेगरी थे ना? ठीक है, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की बात करें तो सबसे पहले याद रखना, जब भी नव पाषाण काल की बात होगी तो जबलपुर जिला आपको याद होना चाहिए। कौन सा जिला? जबलपुर। इस जबलपुर जिले में जो नर्मदा नदी निकलती है, उसमें 2 प्रमुख घाट है। एक है तिलवारा घाट, और दूसरा है लमेटा घाट, लमेटा घाट। इन दोनों का संबंध किससे है? हमारे नव पाषाण काल से इनका संबंध माना जाता है, और यहां से इनके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। और यहां पर जो साक्ष्य मिले हैं उनमें देखा जा सकता है कि प्रमुख रूप से मानव बस्ती होने का पता लगता है। क्लियर है? देखो, पशुपालक का पता कहां से लगा लिया? मध्य पाषाण काल से। लेकिन जब नवपाषाण काल का समय आता है, जो हमें एविडेंस मिलते हैं जबलपुर के तिलवारा घाट और लमेटा घाट से, तो वहां देखने को मिलता है कि मानव ने अब बस्ती बना करके रहना प्रारंभ कर दिया था। क्लियर है? और इस जबलपुर के बाद में एक और जगह है, उसका नाम है रीवा, और रीवा की तहसील है गोविंदगढ़। यहां से भी हमें नव पाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। 2 स्थानों का नाम याद रखना है आपको।
अगली कौन सी कैटेगरी थी? ताम्र पाषाण काल। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? ताम्र पाषाण काल। कैलकुलिथिक वो अलग है, आयरन पीरियड। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल की बात करें हम, तो यहाँ पर कुछ स्थानों को देखना ध्यान से। पहले ये समझो कि ताम्र पाषाण काल है क्या। ठीक है, मैंने तब भी बताया था कि ताम्र पाषाण काल मतलब इस काल, ताम्र पाषाण काल के पहले पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जो वो वाला टाइम पीरियड था, वहां पर मानव को धातु की जानकारी नहीं थी। क्लियर है? और जैसे ही ताम्र पाषाण काल आया, मतलब क्या हुआ, उसको तांबे की, मानव को तांबे की और कांसे की जानकारी, अर्थात धातु की जानकारी या धातु के बारे में वो जानने लगा। अब इस धातु का प्रयोग वो किस में करेगा? धातु की जानकारी जो थी या धातु का जो ज्ञान था उस समय में मानव में आ चुका था। दूसरी चीज जो थी, इस धातु का प्रयोग उसने किया, किसमें किया? एक तो बर्तनों में किया, दूसरा शिकार के लिए हथियार बनाने में, शिकार के लिए हथियार बनाने में इन धातुओं का मानव ने प्रयोग करना प्रारंभ किया। यह प्रमुख बदलाव था ताम्र पाषाण काल का। क्लियर है? इससे पहले वो क्या करता था? इससे पहले शिकार के लिए पत्थरों का प्रयोग करता था, पत्थरों का प्रयोग। कोई शिकार दिख गया इसको तो एक बड़ा सा पत्थर उठाएगा, उस पर दे मारेगा। मर गया तो ठीक है, नहीं मरा तो फिर अगला प्रयास जारी है। क्लियर? तो कहने का मतलब यह था कि यहां पर जब पत्थरों का प्रयोग होता था शिकार के लिए, तो चैलेंजेस बहुत थे किसके? उस समय के मानव के लिए। लेकिन जैसे ही क्या हुई, धातु की खोज हुई, तो इस धातु से उसने विभिन्न विभिन्न प्रकार के हथियार बनाना चालू कर दिया। उनकी सहायता से क्या करने लगा? शिकार करने लगा। हो गया? तो ये तो ताम्र पाषाण काल का परिचय देख लिया कि चेंजेस क्या होंगे यहाँ पर। अब देखते हैं वो स्थान जहां से हमें इस काल के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस हमें प्राप्त हुए। तो सबसे पहला जो स्थान निकल के आता है उसका नाम है कायथा। लिखते जाना साथ में, क्या नाम होगा? कायथा। और ये जो कायथा है उज्जैन जिले में अवस्थित है। क्लियर है? कहां पर स्थित है? उज्जैन। दूसरा स्थान आता है एरण। क्या नाम आएगा? एरण। ये सागर, सागर जिले में अवस्थित है। काफी प्राचीन स्थल है। 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक इसका जो संबंध है हमें एरण का देखने को मिलता है इतिहास से। अब आप समझ सकते हो लगभग 4000 से 4500 साल पुराना ये स्थल है। क्लियर है? तो कायथा कौन सा जिला होगा? एरण, सागर। ठीक है। नेक्स्ट स्थल का नाम है नवदा टोली। नवदा टोली, किन्हीं किन्हीं किताबों में नवादा टोली लिखा होगा। खरगोन जिला, खरगोन जिले में अवस्थित है नवदा टोली। नेक्स्ट आता है आवरा। आवरा मंदसौर। क्लियर है? कितने स्थान देखे? 4। ठीक है। पांचवा जो स्थान होगा आपका उसका नाम है डांगवाला। कौन सा? डांगवाला। ये भी उज्जैन जिले में स्थित है। डांगवाला के बाद में आता है हमारा नागदा। किस जिले में? नागदा उज्जैन जिले में अवस्थित है। अगला जो स्थान होगा बेसनगर। ठीक है, विदिशा जिले में अवस्थित है। कितने स्थान देखे? 7।
उज्जैन में कितने हैं? 3। कौन कौन से? कायथा, डांगवाला और नागदा। क्लियर है? एरण कहां पर? सागर, नर्मदा टोली, खरगोन, आवरा, मंदसौर, बेसनगर, विदिशा। ठीक है, इन सबका संबंध किससे है? ताम्र पाषाण काल से। किससे है? ताम्र पाषाण काल से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, ये प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं इसी पोर्शन से, ताम्र पाषाण वाले का जो टाइम पीरियड है, समय काल है। ठीक है, तो इसलिए इन स्थानों के साथ इनकी लोकेशन भी याद रखना। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े। ताम्रपाषाण काल के बाद में समय आता है लोह युगीन समय। कौन सा समय आएगा? लोह युगीन समय। मतलब तांबा के बाद में मानव ने लोहा नामक जो धातु थी उसकी पहचान कर ली थी, और फिर क्या किया था, इस लोह के या लोह धातु के हिसाब से अपने अलग अलग प्रकार के जो भी हथियार थे, जो भी सामग्रियां थी दैनिक जीवन में उपयोग वाली, उनको बनाना चालू कर दिया। क्लियर है? तो ताम्र पाषाण काल के बाद कौन सा समय आएगा? लोह युगीन। ठीक है, मुख्य रूप से अब तांबा की जगह कौन सी धातु ले लेगी? लोहा। तांबा भी होगा लेकिन अब उसके साथ साथ में लोहा भी आ जाएगा। तो लोह युगीन जो समय था इसके साक्ष्य मिले हमें ग्वालियर, ग्वालियर, मुरैना और भिंड। ध्यान से सुनना, ग्वालियर, मुरैना और भिंड। ये वाला जो ग्वालियर चंबल बेल्ट है, इस किनारे पर हमें साक्ष्य मिलते हैं लोह युगीन मानव सभ्यता के। क्लियर है? और यहां पर एक चीज या एक वस्तु यहां पर देखने को मिली है, वो थी मृद भांड। क्या देखने को मिला है यहां पर? दूषित मृद भांड। मतलब एक मटका मिला है यहां पर जिस पर अलग अलग तरीके की चित्रकारी की गई। क्लियर है? तो दूषित मृद भांड के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। और लोह युगीन जब मानव सभ्यता की मध्य प्रदेश में बात होगी तो 3 जिले निकल के आएंगे। कौन कौन से? ग्वालियर, मुरैना, भिंड। ग्वालियर, मुरैना, भिंड। क्लियर? याद हुए? तो पहला कौन सा समय देखा हमने? रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे थे, अब पहले वाला जो टेबल मैंने बताया था, सबसे पहला जो पार्ट था उस पर चले जाओ। क्या नाम था उसका? कितने पार्ट बताए थे इतिहास के? पहला कौन सा था? दूसरा? चलो एक कोई बताएगा। हाँ, एक मिनट बताइए, सब सुनना ध्यान से, क्योंकि यही होता है, तुम आगे पार्ट और पीछे सपाट वाली जो कहावत है बिल्कुल पूर्णता सही तरीके से चरितार्थ करते हो उसे। ठीक है, हाँ बताइए। ठीक है, बैठिए। सुन लिया? कितने थे? 4। पहला कौन सा था? प्राग ऐतिहासिक काल। फिर उसके बाद में हमने उसके सब, अरे सुन लो, आगे का नहीं पूछा हूं मैं। फिर हमने प्राग ऐतिहासिक काल के पार्ट देखे थे, सब पार्ट। कितने थे? कौन कौन से? पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। याद आ रही है टेबल? फिर हमने जो पाषाण काल था उसमें भी 4 देखे थे, लेकिन मुख्य रूप से 3 पढ़े हैं। ठीक है, पहला कौन सा था? पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल के बारे में स्थानों को देखा हमने मध्य प्रदेश के। तो कौन सा स्थान देखने को मिला? मुख्य रूप से हथनौरा, उसके बाद भीम बेटिका, उसके बाद भूतरा, फिर उसके साथ हाँ आदमगढ़, और उसके साथ चारों नदी घाटियां। क्लियर? नेक्स्ट हमने देखा फिर मध्य पाषाण काल। ठीक है, मुख्य रूप से एक स्थान देखा हमने, कौन सा? आदमगढ़। किसके साक्ष्य मिले हैं? मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि मानव के साथ कुत्ता देखने को मिला। तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि मानव ने पहला जो पशु था उसको पालने का काम जो किया था वो कौन सा था? कुत्ता, जो अभी तक करते आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? ब्रांड बदल गई उसकी। ठीक है, अब विदेशी वाले भी आ गए। तो क्या हुआ उसके बाद? या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कुत्तों ने मानवों को पालना, कह सकते हैं।
देखना, सुबह 6 बजे घुमाने ले जाते हैं। अगर नहीं ले गए ना तो दिन निकालना मुश्किल कर देता है वो उनका। ठीक है, तो क्या पढ़ा रहा था मैं, भूल हो गई। मध्य पाषाण काल, आदमगढ़, आदमगढ़ देखा था, उसके साथ में और क्या देखा? ठीक है, रतलाम, और उसके साथ इंदौर और कई अन्य सारे जिले। अगला जो लास्ट पार्ट था उसका नाम था, ध्यान रखना, अगर जिसको याद नहीं आ रहा तो दिमाग को जोर देना, थोड़ा कोशिश करना, जो पढ़ा चुके हैं उसको रिकॉल करने की। नहीं आ रहा अलग बात है, कोशिश तो करो। ठीक है, लास्ट पार्ट हमारा कौन सा था? नवपाषाण काल। तो कौन कौन से स्थान देखे हमने? जबलपुर, ध्यान से, जबलपुर रीवा जिले की बात की, जबलपुर में तिलवारा घाट और लमेटा घाट, और रीवा में गोविंदगढ़। यहां से हमें साक्ष्य मिलते हैं किसके? नवपाषाण कालीन मानव के। और मानव नवपाषाण कालीन जो मानव था उसकी बस्तियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? जबलपुर के लमेटा और तिलवारा घाट। ठीक है, वो पोर्शन कंप्लीट। अब आते हैं हम ताम्रपाषाण कालीन युग पर। तो इसमें मुख्य रूप से हमने कुछ स्थानों को देखा। क्या चेंजेस हुआ था मानव की लाइफ में? धातु आ गई थी। धातु कौन सी आई थी? तांबा आया, कांसा आया, लोहा आया। ठीक है, तो तांबा को पढ़ा हमने, तांबे का प्रयोग कहां पर करेगा? शिकार के लिए, हथियारों में। उसके बाद में बर्तन या अन्य सामग्रियां उससे वो बनाता गया। अब इस समय के अगर स्थानों की बात करें तो पहला स्थान कौन सा होगा? कायथा, लोकेशन। दूसरा एरण, कहां होगा? सागर। ठीक है, तीसरा नवदा टोली या नवादा टोली, कहां होगा? खरगोन। एंड फोर्थ आबरा, जिला मंदसौर। फिफ्थ, या ऐसे याद कर लेना, उज्जैन में 3 है, कायथा, डांगवाला और नागदा। ठीक है, तो 3 ऑटोमेटिक याद हो जाए। उसके बाद फिर कौन सा देखा? बेसनगर, विदिशा। क्लियर है? अब अगला हमने देखा लोह युगीन मानव सभ्यता। लोह युगीन मानव सभ्यता की जब बात करेंगे हम तो 3 जिले निकल कर आएंगे। कौन कौन से? भिंड, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, जैसा भी याद करना हो। ठीक है, और वहां से क्या मिला है? धूसर मृद भांड के, मिट्टी के बर्तन के हमें क्या मिले हैं? साक्ष्य। ठीक है, इसके साथ जो पहली कैटेगरी थी वो खत्म। अब दूसरा जो कैटेगरी हमने टेबल में देखा था, क्या नाम था उसका? प्राचीन, प्राचीन भारत, प्राचीन मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास से पहले थोड़ा सा समझना, हमें देखना है पौराणिक जो कथा है। क्या देखना है? पौराणिक कथाओं के अनुसार मध्य प्रदेश का, या पौराणिक कथाओं में मध्य प्रदेश का क्या स्थान रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पौराणिक कथाएं मतलब क्या होंगी? जो कि हमारे जो पूर्वज हैं या हमारा जो आज का जनमानस है उसमें ये कथाएं प्रचलित हैं किंवदंतियों के रूप में। कितनी इनमें सच्चाई है, कितना झूठ है, नहीं पता है, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हुए आ रही हैं, तो ये किंवदंतियों के रूप में प्रचलित है। क्लियर है? तो पौराणिक इतिहास की बात करें तो एक स्टोरी देखना यहां पर जरूरी है। उसके बाद में फिर हम सीधा चलेंगे महाजनपद काल। क्लियर है? तो देखें पौराणिक कथा, ट्राई करना मेरे साथ एमपी का मैप बनाने। ठीक है, ठीक है, बना लिया? अभी कहा था ना मेरे साथ बनाने का ट्राई करना, तुम नहीं किया। इतना ही बना लो, अधूरा मध्य प्रदेश। ठीक है, इतने में काम हो जाएगा हमारा। इतने ही हिस्से की जरूरत है। अब जब इस हिस्से की जरूरत जब पड़ेगी तो पूरा बना लेंगे। तो पौराणिक कथाओं के बारे में अगर बात करें तो एक स्टोरी सबसे पहले देखने को मिलती है, इससे प्रश्न भी बना है इसलिए पढ़ाना जरूरी है। क्लियर है? ध्यान से देखना। चलो, जिसका नहीं बना वो बाद में बना लेना, पहले स्टोरी सुन लो। ठीक है, नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, कहां से क्या होगा, रट्टा मारोगे। ध्यान से अगर स्टोरी समझ ली तो फिर रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं। क्लियर है? क्या हुआ? क्या देख रहे हो मैप में? हम्म, देखें, ये वाली जो जगह है ये आती है यूपी में।
कौन सी जगह आती है? यूपी में। और वर्तमान अयोध्या, वर्तमान में क्या है? अयोध्या। अब चलते हैं वर्तमान से इतिहास में, ठीक है, प्राचीन समय में चलते हैं। यहां पर इस वाले रीजन में एक राजा राज करते थे जिनका नाम है इक्ष्वाकु, और उन्हीं के नाम पर इस वंश को जाना जाता है इक्ष्वाकु वंश। ध्यान से सुनना, एक स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अयोध्या में किसका शासन था? इक्ष्वाकु वंश, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र था ये था ओडिशा। कौन सा क्षेत्र था? ओडिशा। और यहां पर शासन था गंधर्वों का। गई लाइट? लाइट चली गई? पढ़ा दें? ठीक है, तो ओडिशा में किसका शासन था? गंधर्वों का। अब आते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। ये वाला जो क्षेत्र था, अनूपपुर वाला जो क्षेत्र, ठीक है, यहां पर शासन था नागवंशीय शासकों का। नागवंशीय शासक यहां पर क्या करते थे? शासन करते थे। अरे बाद में लिख लेना, पहले समझ लो, दे दूंगा मैं टाइम अलग से। अयोध्या वाले क्षेत्र में कौन? इक्ष्वाकु वंश, जो भगवान राम थे उन्हीं के पूर्वज थे, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश ओडिशा में गंधर्वों का, और अनूपपुर साइड में किसका था? नागवंशियों का। अब क्या होता है कि ये जो नागवंशी, सॉरी, जो गंधर्व थे, ये गंधर्व जो थे कलर चेंज करते हैं, ठीक है, हमला होगा ना तो रेड अलर्ट जलना चाहिए, ठीक है। ये गंधर्व जो थे क्या कर देते हैं? नागवंश मतलब उस समय के अनूपपुर वाले क्षेत्र पर आक्रमण कर देते। क्लियर? आक्रमण हो गया। अब उसके बाद में क्या होता है कि जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो नागवंशियों को समझ में आ जाता है कि हमें गंधर्वों से जीतना पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होगा? अब ली जाएगी हेल्प, चलेंगे अब मदद, ठीक है। कलर चेंज होगा, ठीक। अब ग्रीन सिग्नल आ रहा है कहां से? इक्ष्वाकु वंश से। तो नागवंशीय जो शासक थे उन्होंने मदद मांगी, किससे? इक्ष्वाकु वंश के राजा इक्ष्वाकु से, कि हमारे ऊपर गंधर्वों ने आक्रमण कर दिया है, हम इस स्थिति में नहीं है कि इनसे अकेले लड़कर जीत पाए। तो इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे, इनके पुत्र थे पुरुकुत्स। क्या नाम था? पुरुकुत्स। इक्ष्वाकु वंश के राजा जो इक्ष्वाकु थे, उनके पुत्र का नाम क्या था? पुरुकुत्स। तो ये आदेश देते हैं पुरुकुत्स को कि जाओ और आप जो नागवंशीय क्या है शासक जो है उनके ऊपर गंधर्वों ने अटैक कर दिया, आपको उनसे उनकी सुरक्षा करनी। क्लियर? तो घोड़े हाथी अपनी सेना लेकर के पुरुकुत्स कहां जाते हैं? ठीक है, कहां आते हैं? अनूपपुर वाले क्षेत्र में। क्लियर है? और ये फिर सहायता करते हैं नागवंशियों की, किसके खिलाफ? गंधर्वों के विरोध में। ठीक है, क्लियर। अब दोनों के बीच में बड़ा घमासान युद्ध होगा, तो उसका क्या निकलेगा? परिणाम। ठीक है, परिणाम क्या निकलेगा कि जो नागवंशी जो होंगे पुरुकुत्स की मदद से विजयी हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? फिर से सुनना ध्यान से। तो क्या होता है? इक्ष्वाकु वंश के राजा थे कौन? इक्ष्वाकु, उनके पुत्र थे पुरुकुत्स। यहाँ उड़ीसा में शासन था गंधर्वों का। गंधर्व जो मध्य प्रदेश में अनूपपुर वाले जिले में नागवंशीय शासक क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। उन पर क्या करते हैं? अटैक करते हैं, हेल्प मांगने जाते हैं। किससे? इक्ष्वाकु वंश के राजा से। इक्ष्वाकु वंश के जो इक्ष्वाकु राजा थे अपने पुत्र पुरुकुत्स को क्या देते हैं? आदेश देते हैं कि आप नागवंशीय शासकों की मदद करने के लिए आप जाइए अनूपपुर। ये मदद करने को आते हैं। दोनों के बीच में आपस में क्या होती है? लड़ाई होती है, युद्ध होता है, जंग होती है। ठीक है, और उसके बाद में फिर इसका क्या निकलता है? परिणाम। ठीक है, तो परिणाम क्या निकलेगा? नागवंशी विजय। तो वो एक सुना है ना सॉन्ग, उसमें परिणाम परीक्षा प्रस्थानम। ठीक है, तो अभी ये प्रस्थान करने लगते हैं अपने देश की ओर। कौन कौन? इक्ष्वाकु जी। कौन प्रस्थान कौन करेंगे? पुरुकुत्स। लेकिन जो नागवंशीय शासक थे वो कहते हैं थोड़ा रुकिए महाराज, ठीक है, आप इतना मदद किए हमारी, तो कुछ ना कुछ हम आपको गिफ्ट देंगे। ठीक है,
क्या मिलेगा? अरे पुरस्कार मिलेगा कि नहीं? आपने हमारे राज्य को दूसरे राज्य को जीतने से बचा लिया, ठीक है, या हमको हारने से बचा लिया, तो कुछ ना कुछ हम क्या देंगे? गिफ्ट देंगे, ठीक है। तो पुरु को रोक करके जो नागवंशीय शासक थे, इनकी एक क्या थी? पुत्री। विवाह करवाना तो जगह कम पड़ रही है, इसको यहां लेते हैं, ठीक है। इनकी पुत्री क्या नाम था? रेवा, ठीक है। नागवंशीय शासक की पुत्री थी, क्या नाम था? रेवा। इन रेवा का विवाह किया जाता है किसके साथ? पुरुकुत्स के साथ। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया भाई साहब? कभी भी अब युद्ध की जब लगे कि बुलावा आया है, बिल्कुल मत चूकना, ठीक है। आया समझ? हो सकता है इसी बहाने ठिकाने लग जाओ। तो कहाँ थे? विवाह हो जाता है रेवा का किसके साथ? पुरुकुत्स के साथ। क्लियर है? और रेवा किसकी पुत्री थी? नागवंशीय शासकों की। अब कहते हैं कि अब एक काम कीजिए, अब जा सकते हैं आप, ठीक है, अब जा सकते हैं आप। तो पुरुकुत्स भी जो थे वो वापस लौटते हैं अपने इक्ष्वाकु वंश अयोध्या में, ठीक है। तो उस समय एक, आज से देखें तो 30 35 40 साल बाद पहले भी देखें, या इससे पहले जो समय था ये तो काफी प्राचीन है, ये एक रिवाज चलता था। रिवाज ऐसा चलता था कि जो लड़की होती थी जब अपने मायके से अपने ससुराल में आती थी, तो मायके में जो उसका नाम होता था, ससुराल में आकर के उसके नाम को परिवर्तित कर दिया जाता था। समझ में आया? ठीक है। अब इतना प्रचलन में नहीं है वो, लेकिन अभी है, वैसे रूप बदल गया उसका, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि यहां से जब रेवा जी कहां आती हैं? पुरुकुत्स के विवाह करने के बाद अयोध्या आती हैं, तो इनका नाम रेवा से बदलकर पुरुकुत्स क्या कर देते हैं? नर्मदा। ऐसी कहानी किंवदंतियां प्रचलित है। क्लियर है? तो अब रेवा से रेवा जी का नाम ससुराल में क्या हो जाएगा? नर्मदा। क्लियर है? तो दो नाम देख लिए आपने, रेवा और नर्मदा। अभी चलती है ये प्रथा नाम बदलने वाली? हाँ, नहीं चलती, ठीक है। देख लिया? समझ? लाइट गई क्या? इसको बंद कर दें क्या? करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अरे क्लियर है कि नहीं? पूरी स्टोरी समझ में आई? रटना तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो विदा लेते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे कल, लेकिन वो लेते हैं वो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके साथ। आ गई लाइट? कैंसिल करते हैं फिर उसको, ठीक है। हो गया? ट्राई करना ये नोट्स में ऐसा का ऐसा एज इट इज पीडीएफ में मैं डलवा दूंगा, तो आप घर पे नोट कर लेना इसको, ठीक है। हाँ, क्या हुआ? लिख ही लेने दो, अब तो और नहीं लिखने दूंगा मैं, ठीक। नेक्स्ट क्या था हमारा? इसके बाद में आते हैं हम महाजनपद काल पे। कौन सा पार्ट था हमारा? महाजनपद काल। इसको मैं पुरानी क्लास में डिटेल में बता चुका हूं, इसलिए बस ऊपर ऊपर उसको समझना है। महाजनपद काल की बात होगी तो कौन से दो धर्म ग्रंथ देखने को मिले हमें? कौन से? एक मिला है जैन और दूसरा बौद्ध। जैन धर्म का कौन सा बताया था मैंने? भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। और बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। ये दोनों महाग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। और भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय दोनों में कहा गया है कि उस समय के भारत में टोटल कितने जनपद थे? 16 महाजनपद थे। क्लियर है? और इन 16 महाजनपदों में मध्य प्रदेश से कितने संबंधित थे? 2। यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े? हा? अरे वो पौराणिक कथाएं कहां से आएंगी? पौराणिक कथाएं कहां से बनेंगी? उसी काल में तो बनेंगी। क्लियर है?
मध्य प्रदेश में कितने थे? 2। पहला कौन सा देखा हमने? 2 में से पहले का नाम था अवंती और दूसरे का नाम था चेदी, जो वर्तमान बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। क्लियर है? अगर अवंती की बात करें तो कितने पार्ट थे इसके? 2। ये सब पुरानी क्लास में मैं बता चुका हूं। पहला कौन सा? उत्तरी अवंती, दूसरा दक्षिणी अवंती। दोनों के बीच में कौन सी नदी? नर्मदा। क्लियर है? दोनों के बीच में कौन सी नदी? उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी। कौन सी थी? उज्जैनी। दक्षिणी की राजधानी महिष्मती। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? कर लेना जिसने नोट डाउन ना किया हो। ठीक है, अब थोड़ा सा इतिहास जानते हैं इस उज्जैनी अवंती के बारे में। देखना, इस उज्जैनी अवंती पर एक राजा का शासन था, उनका नाम था, या उस राजवंश का नाम था बृहद्रथ वंश। क्या नाम था? बृहद्रथ वंश। ये बृहद्रथ वंश जो है अवंती पर शासन कर रहा था। इसी के कमांडर इन चीफ जो सेनापति थे उसका नाम था पुलिक। क्या नाम था? पुलिक। कौन से वंश के सेनापति थे? बृहद्रथ। ठीक है, ये इनके सेनापति पुलिक पुलिक थे। और ये बृहद्रथ जो वंश था इसके अंतिम शासक को मार करके अपना जो पुत्र था, ठीक है, चंड प्रद्योत, क्या नाम था? चंड प्रद्योत, इनको अवंती का राजा बना देते। फरहान, बोतल लेके आना, पानी पानी की बोतल लेके। क्लियर है? तो क्या नाम था इनका? चंड प्रद्योत। ठीक है, बड़े प्रतापी राजा थे ये, बड़े वीरतापूर्ण और साहस से भरा इनका जीवन यापन रहा है। ठीक है, किसका? चंड प्रद्योत। ये कुशल सेना नायक थे, उसके साथ साथ में हाथी पालन विद्या में ये काफी फेमस थे। ठीक है, तो अपनी जो सेना था, सेना पर नियंत्रण, उसके साथ में उसका नियोजन। ठीक है, ये काफी कुशल शासक थे। कौन? चंड प्रद्योत। इन्हीं के समकालीन, ठीक है, मगध साम्राज्य था। इन्हीं के समकालीन कौन था? मगध साम्राज्य। सर बना, मगध साम्राज्य जो था उसका राजा था बिंबिसार। नाम सुना होगा इंडियन हिस्ट्री में। क्या नाम था? बिंबिसार। ठीक है, अब ये जो चंड प्रद्योत राजा थे, एक समय ऐसा आता है कि इनको एक बीमारी लग जाती है। ठीक है, कोई बता सकता है बीमारी का नाम? हाँ बताइए। पांडु रोग। कौन सा रोग लग जाता है? पांडु रोग लग जाता है। किसको? चंड प्रद्योत को। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अवंती पर आखिरी वंश का शासक कौन था? बृहद्रथ। सेनापति था पुलिक। इसी ने इसके अंतिम राजा को मारकर अपने पुत्र चंड प्रद्योत को गद्दी पर बैठाया। इनके समकालीन एक और साम्राज्य था मगध, जिसके राजा थे बिंबिसार। ठीक है, एक समय ऐसा आता है कि ये जो चंड प्रद्योत थे, ठीक है, काफी प्रतापी शासक थे, इनको रोग लग जाता है पांडु रोग। कौन सी बीमारी होती है? पांडु रोग। तो इनके पास, किसके पास? बिंबिसार के पास एक राजवैद्य थे जिनका नाम था जीवक। राजवैद्य थे जिनका नाम था जीवक।
बिंबिसार और चंड प्रद्योत आपस में बड़े घनिष्ठ मित्र थे। ये अपने राज वैद्य जीवक को भेजते हैं अवंती कि जाइए आप चंड प्रद्योत को जो बीमारी लगी हुई है उससे उसको निदान कीजिए, छुटकारा दिलाइए। ठीक है, या तो बात कर लेना, नहीं पीछे बैठ जाना तुम दोनों कल से। क्या है ये, समझ में नहीं आता? पढ़ा रहा हूं, आगे ही बैठ के तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो। कहां तक पहुंच गए थे? राजवैद्य जीवक को ये भेजते हैं कहां पर? चंड प्रद्योत के जो पांडु रोग लगा था उसको इलाज के लिए। तो जीवक आते हैं, काफी ये जो राजवैद्य थे काफी फेमस थे उस जमाने के, सबसे अच्छे डॉक्टरों में गिने जाते थे। तो ये इलाज करते हैं और इनको बीमारी से मुक्ति दिलाते हैं। किसको? चंड प्रद्योत को। तो इनके बीच में जो आपस में मित्रता थी ये और घनिष्ठ हो जाती। लेकिन कुछ समय बाद यहां पर, कहा? मगध में, ध्यान से सुनना, ये मगध में एक घटना होती है और वो घटना ये होती है कि बिंबिसार के पुत्र थे अजात शत्रु। कौन थे? अजात शत्रु। ये अजात शत्रु अपनी राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपने पिता बिंबिसार की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। अब बेस्ट फ्रेंड मारा गया, ठीक है, तो गुस्सा तो आएगा ही। किसको? चंड प्रद्योत को। इनकी भी शक्ति कोई कम नहीं थी उस समय की। तो चंड प्रद्योत, अब पता चल गया कि मैंने पिता को तो निपटा दिया, अजात शत्रु समझ गया, लेकिन अब खतरा बना हुआ है किससे? चंड प्रद्योत से। बदला लेने हो सकता है आ जाए। तो अजात शत्रु ने चंड प्रद्योत के आक्रमण से बचने के लिए अपना जो साम्राज्य था मगध, उसके चारों ओर, अपनी राजधानी के चारों ओर क्या बनवाई? दीवार बनवाई। क्लियर है? और चंड प्रद्योत के बाद में आते हैं इनके पुत्र। ये फिगर बनाते चलना। ठीक है, चंड प्रद्योत के बाद शासन की नींव संभालते हैं इनके पुत्र पालक। क्या नाम था? पालक। ठीक है, जितना दम पिता के नाम में था वो सब निकाल दिया पालक ने। तो अगले शासक कौन बनते हैं? पालक। लेकिन ये भी अपने पिता के समान ही, नाम पर मत जाओ काम पर जाओ उसके, अपने पिता के समान ही प्रतापी शासक थे। कौन? पालक। और ये क्या करते हैं, उस समय के अपने समकालीन जो क्षेत्र था जिसका नाम था वत्स, ठीक है, इस वत्स प्रदेश पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। कौन? पालक। ठीक है, कितना अजीब लग रहा है ना, पालक ने आक्रमण किया वत्स पे। और परिणाम ये निकलता है कि पालक क्या होते हैं? विजयी होते हैं और वत्स को जीतकर इसकी राजधानी कौशाम्बी, क्या थी इसकी राजधानी? कौशाम्बी को अवंती राज्य में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए किसी के नाम पर मत जाना। समझ में आ गया? पिता से भी प्रतापी शासक निकले। कौन? पालक। तो मगध को किसने जीता था? सॉरी, वत्स को किसने जीता था? पालक ने जीता था। और उसकी राजधानी को अवंती में भी मिलाने का काम किसने किया? पालक ने। ठीक है, ठीक है, टाइम हो गया, बाकी का जो क्लास है वो कल देखेंगे हम लोग। क्लियर?